वेलकम टू डियर स्टूडेंट। आप सभी लोगों को अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सब स्वागत है। हम लोग अनुपात और समानुपात चैप्टर पढ़ रहे थे। अभी तक हमने अनुपात से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें क्लियर करने के बाद हम लोग जैसे जो रेगुलर रेशियो, समान रेशियो या सतत जो अनुपात होता है उसके बारे में, जो रेगुलर रेशियो है उसके बारे में हम लोगों ने कुछ उसका एप्लीकेशन पढ़ा था, समझा था। अब हम आपको इरेगुलर, अगर रेशियो से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाए तो कैसे करेंगे आप देखें। अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम इरेगुलर रेशियो, इरेगुलर रेशियो मतलब समान अनुपात, सॉरी मतलब असमान अनुपात, असमान अनुपात का एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे। हमने पहली क्लास में ही आपको असमान अनुपात होता क्या है जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। आज इस असमान अनुपात से संबंधित अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है कैसे करेंगे, जो कई क्वेश्चन आए हैं कई बार, उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे अगर कहा जाए यदि यदि ए संबंधी बी, यदि ए संबंधी बी बराबर अगर 3 संबंधी 5 है और ई संबंधी सी बराबर 6 संबंधी 7 है, 6 संबंधी 7 है, तो ई संबंधी बी संबंधी सी, सी संबंधी ए संबंधी बी या फिर ए संबंधी सी का मान क्या है, ये हमें जानना है। अब इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। अगर इसी क्वेश्चन में दे दिया जाता ए संबंध है बी बराबर 3:5 और A/C बराबर 6:7 अगर दिया रहता, अगर आपसे पूछा जाता कि सी संबंध ए संबंध बी का हमें मान फाइंड करना है, तो उस केसेज में भी सबसे पहले हम किसकी वैल्यू फाइंड करते, ए संबंध बी संबंध सी की वैल्यू फाइंड करते। अब हम कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, ये संबंध बी संबंध सी। आपका ये संबंध बी की वैल्यू कितनी दी गई है, 3:5 दिया गया है, और ये संबंध सी की वैल्यू 6 क्या दिया है, 7 दिया है। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे ध्यान देंगे। आपको इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका ये होता है, जो भी जिसकी वैल्यू अगर कॉलम में दोनों दिया है, जैसे यहाँ 3 और 6 यहाँ पे दो वैल्यू दी गई है, उस केसेज में हम क्या करेंगे, उसी को हम इक्वल करते हैं। यहाँ देख रहे हैं 6 और 3 है, अब इसको हम इक्वल करेंगे, इन दोनों को बराबर करेंगे। अगर इन दोनों को बराबर करेंगे तो इसी रेशियो में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 6, और ये भी 6 हो गया। इसमें किसी का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा क्या हो गया, 6 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, और दिस इसमें तो मल्टीप्लाई हमने किया नहीं है, 7 हो गया। इस तरीके से इसकी वैल्यू हमने क्या निकाला, इस संबंध बी संबंध सी की जो वैल्यू हमने निकाला वो मिला क्या, 6 संबंध 10 संबंध 7, 6 संबंधे 10 संबंधे 7 मिला। अब यहाँ आपको वैल्यू निकालनी है सी संबंधे ए संबंधे बी की। अब यहाँ देख रहे हैं सी का जो भाग, ए का जो भाग क्या है 6, और बी का भाग 10 और सी का भाग 7 है, तो सी का भाग यहाँ पर क्या है 7 है, तो यहाँ पे 7 कर देंगे, और ए का भाग क्या है 6 है, तो यहाँ पे 6 कर देंगे, और यहाँ फिर किसकी वैल्यू रखनी है, बी की वैल्यू रखनी है, और बी का भाग क्या है 10, तो यहाँ 10 हो गया। अब हमें ये संबंधित सी की वैल्यू निकालना है, तो ए का भाग क्या है, यहाँ पर 6 है, और सी का भाग क्या है 7। अब उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर लेते हैं, अगर हम ये बोलें यदि ए संबंध है बी संबंध है सी, यदि ए संबंध है बी संबंध है सी बराबर 2 संबंध है 3 संबंध है 4, और
ए संबंध है और ये हम ऐसे कह लें अगर, और बी संबंध है डी, बी संबंध है डी इक्वल टू, अगर आपको मिल जाए एक संबंध है अगर 5 है तो, एक संबंध है 5 है तो अगर इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो कैसे निकालेंगे? ये 5 है तो ए संबंध है बी संबंध है सी संबंध है डी का मान क्या होगा, या डी संबंध है ए संबंध है सी संबंध है बी का मान क्या होगा, ए संबंध है डी का मान क्या होगा, ये आपको निकालना है। कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे ए संबंध है बी संबंध है सी संबंध है डी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ए संबंध है बी संबंध है सी संबंध है डी की वैल्यू निकालेंगे। ए संबंध है बी संबंध है सी की वैल्यू कितनी दी गई है? 2 संबंध है 3 संबंध है 4 है, और बी संबंध है डी की वैल्यू क्या दी गई है? 1 संबंध है 5। यहाँ पर क्या वैल्यू दी गई? 1 संबंध है 5 वैल्यू दी गई है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या बताया था, जिसमें वैल्यू जैसे b की वैल्यू देख रहे हैं कि इस रेशियो का भी इस रेशियो का है, इसी को हम क्या करेंगे? इक्वल करेंगे। यहाँ पे 3 और यहाँ पर 1 है, अगर इसको हमें इक्वल करना हो तो अगर यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दें, मतलब एक ही रेशियो में अगर मल्टीप्लाई कर दें तो फिर क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर 3 से इसमें मल्टीप्लाई करना होगा तो इसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें क्या मिला? 2 संबंधे, ये 3 संबंधे 4 संबंधे क्या मिला? 15 मिला। 2 संबंधे 3 संबंधे 4 संबंधे 15 मिला। इसकी वैल्यू हमने क्या निकाल लिया? 2 संबंधे 3 संबंधे 4 संबंधे 15। अब हमें निकालना है डी संबंधे ए संबंधे सी संबंधे बी की वैल्यू। डी का भाग यहाँ पर क्या दिया है? 15 दिया है, और ए का भाग क्या दिया है? 2 दिया है। ए का भाग 2 दिया है, सी का भाग 4 है तो सी का भाग यहाँ पे 4 हो गया, और बी का भाग क्या दिया है? 3, तो यहाँ पर हमने 3 कर दिया। ए संबंधी डी की अगर वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो ए का भाग क्या है? 2 है, और डी का भाग क्या है? 15 है, तो ए संबंधी डी की वैल्यू क्या आ गया? 2 संबंधे 15 आ गया। अगर कोई नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगर हम ले लिए, अगर हम ये कहें यदि ए संबंध है बी, यदि ए संबंध है बी संबंध है सी बराबर, अगर ये कहें 3 संबंध है 4 संबंध है 5, तथा अगर यहां पे दिया हो अगर ए संबंध है डी इक्वल टू अगर हम ले लें 6 संबंध अगर 7 हो तो किसकी वैल्यू हम फाइंड करें? जैसे हम लिखते हैं कुछ क्वेश्चन, ए संबंध है बी संबंध है सी संबंध है डी का मान क्या होगा, और ए संबंध है डी का मान क्या होगा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? ए संबंध है बी संबंध है सी संबंध है डी, ए संबंध है बी संबंध है सी संबंध है डी। यहाँ पर ए संबंध है बी संबंध है सी की वैल्यू दी गई है 3 संबंधे 4 संबंधे 5 हो गया, और ये संबंध डी की वैल्यू दी गई है 6 संबंधे क्या है? 7 दी गई है। 6 संबंधे 7 दिया है, इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे? यहाँ पे देख रहे हैं 6 और फिर यहाँ पर क्या है? 3 है, यहाँ पे 3 है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन हम बदल करके थोड़ा सा अस्तरीय अगर कर लें, मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या ले लिया? 5 संबंधे 7 ले लिया। थोड़ा सा हम चाह रहे हैं क्वेश्चन थोड़ा सा और स्तरीय कर दें। जैसे यहाँ हमने ले लिया 5 संबंधी क्या लिया? 7 ले लिया। अब यहाँ पे वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अगर यहाँ ये देख रहे हैं ए का दोनों अनुपात का जो भाग, जैसे इसका 3 और इसका क्या दिया? 5 दिया है, 3 और 5 दिया है, तो इरेगुलर रेशियो में हम करते क्या है? जो दोनों वैल्यू दी गई है उसी को हम इक्वल करेंगे, उसी को इक्वल करेंगे। इसको इक्वल करने के लिए ऐसा कोई नंबर नहीं है कि किसी एक ही रेशियो में मल्टीप्लाई करें तो बराबर हो जाए। इसको बराबर करने का तरीका क्या है? इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें क्या करें? 3 का कर दें। अगर इसमें आपने 5 का मल्टीप्लाई किया तो सभी में हम क्या करेंगे? 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें आपने 3 का मल्टीप्लाई किया तो सभी इसमें भी हम क्या करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कहने का मतलब है कि अगर रेशियो के किसी भी एक भाग में मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे रेशियो में करते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 पचे क्या आ गया? 15 आ गया।
4 पचे 20 आ गया, 5 पचे 25 आ गया, 7 त्रिका 21 आ गया। अगर हमें चेक करना है पूरी तरीके से सिंप्लीफिकेबल है कि नहीं है, आप क्या करिए, किसी का फैक्टर कर दीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। अब यहाँ 3 से 25 डिविजिबल नहीं है, या 20 भी डिविजिबल नहीं है, 7 से इसमें से कोई भी डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब यही जो हमने निकाला है, यही क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब क्या वैल्यू निकाला, जैसे 15 संबंध है, 20 संबंध है, 25 संबंध है, 21। अगर ये संबंध है डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ये का भाग क्या है, 15 है, और डी का भाग क्या है, 21 है। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 पचे 15, 3 7 21, इसकी वैल्यू हमने क्या निकाल लिया, 5 संबंधी क्या आ गया, 7 के बराबर हो गया। इस तरीके से अगर इरेगुलर रेशियो से रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं। कुछ और हम इंपॉर्टेंट चीजें इसमें लेकर के आए हैं, जैसे कुछ हम क्वेश्चंस लिख रहे हैं, उस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, उसी के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम देते हैं, उस सारे परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हम लिखने जा रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन अगर दिया है, अगर हम ये कहें ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू 7, तो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 3a प्लस 5c बटे 3b प्लस 5d का मान क्या होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, अगर दिया हो ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू 2/3, तो अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी हो 5a प्लस 7c बटे 5b प्लस 7d की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो कैसे करेंगे। अगर हमें दिया हो, अगर ये वैल्यू दिया हो, जैसे हम ये कहें a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ इक्वल टू 4/7, अगर इसकी वैल्यू दी गई है, तो अगर आपको वैल्यू फाइंड करना हो, जैसे हम ये कहें 3a माइनस 5c प्लस 7e बटे 3b माइनस 5d प्लस 7f का मान क्या होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन बन जाता है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लें, अगर हम ये कहें अगर L बाई एम इक्वल टू एन बाई सी इक्वल टू एक्स बटे वाई बराबर अगर 5 दिया हो, तो अगर वैल्यू आपको फाइंड करना हो, अगर हम ये कहें वैल्यू फाइंड करना हो L प्लस एन माइनस एक्स बटे एम प्लस सी माइनस वाई की वैल्यू निकालनी हो, तो कैसे फाइंड करेंगे। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इन सबों की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे सामने देखें, अगर मान लीजिए यहाँ पे जैसे दिया है ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू क्या दिया है, 7 दिया है। ऐसे क्वेश्चन को बिना लगाए तुरंत 1 सेकंड में आंसर हम कैसे फाइंड करते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं। आप क्लियर ब्लैक बोर्ड की तरफ देखें, जैसे यहाँ पे दिया है 3a प्लस 5c बटे 3b प्लस 5d। आप देखिए जैसे a और b अगर यहाँ पर है, तो हमने a में भी 3 का मल्टीप्लाई किया है, तो b में भी 3 का मल्टीप्लाई किया है, इसमें भी 3 का किया है, तो इसमें भी 3 का किया है। उसी तरीके से अगर हमने c में 5 का मल्टीप्लाई किया है, अगर इसमें 5 का मल्टीप्लाई किया है, तो वही मल्टीप्लाई हमने क्या किया है, d में किया है। और फिर अगर उन दोनों में बीच में साइन अगर यहाँ प्लस लिया गया, तो नीचे भी क्या है, प्लस है। कहने का मतलब क्या है, अगर जो मल्टीप्लाई आप इसमें करते वही करिए, इसमें भी जो करिए वही इसमें करिए, और इनके बीच ऊपर और नीचे का साइन अगर बराबर है, तो अगर इसकी वैल्यू अगर 7 है, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 7 ही होगी। इसकी भी वैल्यू क्या मिलेगी, 7 मिलेगी। उसी तरीके से अगर बात करें, जैसे ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू 2/3 अगर दिया है, अगर इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो यहां देखना अगर इसमें 5 का मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी 5, इसमें भी 5 का किया गया है, और इसमें 7 का किया तो इसमें भी 7 का मल्टीप्लाई किया है, इसमें भी प्लस का साइन लिया, इसमें भी प्लस का साइन, दोनों में प्लस है। इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू 2/3 है, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी, 2/3 होगी। उसी तरीके से अगर यहाँ पे देखें,
यहाँ जैसे 3a और क्या दिया, 3b दिया है, इसमें भी हमने 3 का किया तो इसमें भी 3 का किया, इसमें 5 का किया तो इसमें भी 5 का किया, इसमें 7 का किया तो इसमें भी 7 का किया है। अगर यहाँ माइनस है इन दोनों के बीच में तो नीचे भी माइनस है, अगर यहाँ पे प्लस है इन दोनों के बीच में नीचे भी प्लस है, तो इसकी वैल्यू अगर 4/7 है तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 4/7 होगी। अब यहाँ पर अगर देखें, अगर जैसे यहाँ यल और यम में हमने किसी नंबर का मल्टीप्लाई नहीं किया, तो यल इसमें भी नहीं मल्टीप्लाई किया है, इसमें भी हमने नहीं मल्टीप्लाई किया है, सिर्फ क्या किया, इन दोनों को ऐड किया है, तो नीचे भी हमने एडिशन का साइन लिखा है। इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस लिखा है। तो अगर इसकी वैल्यू अगर क्या है 5 है तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। उम्मीद कर रहे हैं जो है ट्रिक 1 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को हम करते हैं, तो उम्मीद कर रहे हैं चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम एक क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, आपके दिमाग में ये भी बात आ रही होगी, जैसे कि अगर ये भी प्रश्न आपके दिमाग में बनना होगा, सर अगर मान लीजिए यहाँ पे साइन अगर सेम ना हो करके अगर इसको माइनस कर दें तब क्या इसकी वैल्यू 7 आएगी? तो ऐसे केसेज में कभी भी वैल्यू उसकी 7 नहीं आएगी। अगर ऐसे केसेज में अगर इस तरह से प्रॉब्लम आ जाते हैं तो प्रॉब्लम हम कभी सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। मतलब क्वेश्चन में क्या है, कोई गलती दे दी गई है, आप ये समझेंगे, मतलब जो साइन अगर ऊपर है तो वही साइन भी क्या होना चाहिए, नीचे होनी चाहिए। उम्मीद कर रहे हैं ये भी कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब इसी को हम आपको कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं, अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू 7 है तो इसका मतलब क्या है, ये भी बराबर 7 के है, ये भी बराबर 7 के है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर a बटे b बराबर अगर 7 है तो a बराबर कितना आ गया, 7b हो गया। उसी तरीके से अगर c बाई डी अगर दिया है c बाई डी इक्वल टू 7 है तो c बराबर क्या हो गया, 7d हो गया। उम्मीद कर रहे हैं चीजें समझ में आ गई होगी। अब इसमें वैल्यू हम रखते हैं, डायरेक्टली वैल्यू रखेंगे, आप कंसंट्रेट होकर के सामने देखेंगे। ए की वैल्यू हमने 7b निकाला है, अगर ए की वैल्यू यहाँ ए की जगह पे 7b अगर रखते हैं तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 त्रिका कितना हो गया, 21b हो गया। बीच में एडिशन का साइन है, यहाँ हमने एडिशन का साइन लगा दिया। अब c की वैल्यू क्या दिया, 7d दिया है, अब c की जगह पे 7d रखेंगे तो 7×5 = 35 क्या हो गया, d हो गया। हमें क्या मिला, 35d मिला। और नीचे क्या है, 3b प्लस 5d, नीचे दिया है 3b प्लस क्या है 5d है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें से 7 कॉमन ले लीजिए, 7 त्रिक 21 हो गया और 7×5 = 35, मतलब 3b प्लस क्या दिया है 5d है। ये पूरी क्वांटिटी कैंसिल हो गई, हमें क्या मिला, 7 की क्या हो गया, बराबर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं चीजें आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ठीक, अगर हम बात करें फिर अगर नेक्स्ट लेते हैं, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर समझाते हैं आपको, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में किस रूप में जानेंगे, जैसे यहाँ पे दिया है, अगर ये कहें जैसे यहाँ पे अगर दिया है ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू क्या दिया है, 2/3 दिया है। अगर हम वैल्यू फाइंड करें तो आपको क्या दिया है, ए बाई बी इक्वल टू दिया है 2/3 दिया है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2/3b ऐसे लिख सकते हैं। फिर अगर c बाई डी इक्वल टू 2/3 दिया है, अगर c बाई डी इक्वल टू 2/3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, c इक्वल टू 2/3 क्या आ गया, 2/3, और यहाँ पे लिखेंगे 2/3 क्या आ गया, d आ गया। उम्मीद कर रहे हैं ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चल रहे हैं प्रॉब्लम में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे a की वैल्यू हमने 2/3b निकाला है तो इसमें रख रही है कि वैल्यू 2/3 अगर b होगा तो 5 दूना 10, 10 बटे क्या आ गया, 3, 10/3 और आ गया b आ गया, 10/3 b आ गया। या ये भी ना लिख करके डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, 5 गुणे 2/3 b, 2/3 2/3 भी ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ c की वैल्यू रखेंगे तो क्या रखेंगे, 7 गुणे c की वैल्यू 2/3 क्या आ गया, d आ गया। और नीचे हमारे पास क्या है, 5b प्लस 7d। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, आप देख रहे हैं 2/3 यहाँ भी कॉमन है, 2/3 यहाँ भी कॉमन है, हमने 2/3 वैल्यू इसके निकाल लिया। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, सिंप्लीफाई करने पर क्या मिलेगा, अब ऊपर क्या है, अगर 2/3 यहाँ भी है और 2/3 यहाँ भी, इसको हमने बाहर ले लिया तो फिर 5 और क्या बचा, b बचा, तो यहाँ पर 5b हो गया, प्लस यहाँ 7 बचा है, 7 क्या है, d है,
बटे अगर रखते हैं तो 5b प्लस क्या आ गया 7d आ गया। ये पूरी क्वांटिटी कैंसिल हो गई। दिस इक्वल टू क्या आ गया 2/3 आ गया। उम्मीद कर रहे हैं ये जो मैंने ट्रिक आपको बताया है ये ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। और मुझे लगता है कि जो भी ये ट्रिक मैंने बताया है आप लोग पूरी तरीके से समझ गए होंगे। आइए चलिए अब हम चल रहे हैं आपको लेकर के इसी चैप्टर में। अभी हम पहले बेसिक चीजों को और बताने के बाद हम क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ेंगे। हम ले रहे हैं समानुपात ले रहे हैं। समानुपात होता क्या है, समानुपात पे हम चल रहे हैं, समानुपात की चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे हम समानुपात को लें, समानुपात या समानुपात हो गया, समानुपात, समानुपात प्रोपोर्शन, समानुपात प्रोपोर्शन की बात करें। अब समानुपात होता क्या है, जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं, जब दो अनुपात, जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं, जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, समानुपात कहलाता है, समानुपात कहलाता है, समानुपात कहलाता है। राशियां, राशियां या हम कह लें संख्याएं, राशियां कहें संख्याएं समानुपाती होती हैं, संख्याएं समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो हम लोगों ने जैसे समानुपात के बारे में क्या पढ़ा, जब भी दो अनुपात आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अगर हम लिखते हैं जैसे 2:3 और संबंधवा हमने क्या लिख दिया 5 क्या लिख दिया 7 लिख दिया। मतलब 2 संबंधे 3 संबंधवा 5 संबंधे 7 अगर लिखते हैं, ये हमारा क्या कहलाएगा, समानुपात कहलाएगा। इसको क्या बोलेंगे, समानुपात बोलेंगे। अब जैसे क्या है, मतलब कोई भी अगर दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो वही क्या कहलाता है, समानुपात कहलाता है। अब जैसे दिया है, अगर हम लेते हैं यहाँ पर, अगर जैसे लें ए संबंध है बी संबंधवा सी संबंधी क्या है टी। ये समानुपात इसलिए कहा गया क्योंकि ये दोनों अनुपात आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब इक्वालिटी का मतलब होता है ये दोनों आपस में बराबर है। अगर नाम रखें तो इसको बोलते हैं प्रथम पद या प्रथमानुपात, या इसको बोल रहे हैं प्रथमानुपात बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं द्वितीय अनुपात या द्वितीयानुपात बोलते हैं इसको। इसका नाम देते हैं तृतीयानुपात, इसको बोलते हैं तृतीयानुपात बोलते हैं। इसको बोलते हैं चतुर्थानुपात, इसको क्या बोलेंगे, चतुर्था, चतुर्था, चतुर्थानुपात। ये चतुर्थानुपात इसका नाम देते हैं, चतुर्थानुपात। मतलब ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म, ये क्या है, फोर्थ टर्म है। इसको हम बोलते हैं प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात, तृतीयानुपात और क्या है, चतुर्थानुपात। या इसको इसको ये भी कह सकते हैं प्रथम अनुपात है, द्वितीय अनुपात है, तृतीय अनुपात और ये क्या है, चतुर्थ अनुपात। अब इसकी विशेषता क्या होती है, जो इसको मध्य राशि, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मध्य राशियां। इसको क्या बोलेंगे, मध्य राशियां, मध्य राशियां। इसको हम क्या बोलेंगे, जो बाहर बाहर है, जो बाहर बाहर है, बाहर बाहर है, उसको बोलेंगे बाह्य राशियां। उसको क्या नाम देंगे, बाह्य राशियां, बाह्य राशियां। ठीक। और इसका रूल क्या होता है, मतलब मध्य राशियों का गुणनफल बराबर मध्य राशियों का, मध्य राशियों का गुणनफल, मध्य राशियों का गुणनफल बराबर बाह्य राशियों का गुणनफल, बराबर बाह्य राशियों का गुणनफल, बाह्य राशियों का गुणनफल।
मतलब क्या हो गया, अगर अंदर की जो राशियां हैं उसको एक में मल्टीप्लाई कर दें, जो बाहर बाहर है उसको क्या करें, एक में मल्टीप्लाई कर दें। तो इसको हम क्या लिखेंगे, मध्य राशियों का गुणनफल। मध्य राशियां हमारा बी और सी है तो इनका गुणनफल। बाह्य राशियों का गुणनफल ए और डी है तो ए गुणे क्या आ गया, डी। यही हमारा क्या है, समानुपात का क्या है, रूल है। मध्य राशियों का गुणनफल बराबर बाह्य राशियों का गुणनफल। अगर हम इस पे कोई क्वेश्चन लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम लेते हैं, कुछ एग्जाम क्वेश्चन लेते हैं। अब अगर हम ये कहें, जैसे अगर मैंने आपको दे दिया कुछ क्वेश्चन, अगर लिखूं, जैसे कहूं कि आपसे कहा जाए 49 49 अंठानवे, 49 अंठानवे का का तृतीयानुपात क्या होगा, का तृतीयानुपात क्या होगा। अगर ये पूछा जाए का तृतीयानुपात क्या होगा, जैसे हम ये कहें 5 25 25, अगर हम ये कहें 50 का यहाँ पे द्वितीयानुपात क्या होगा, द्वितीयानुपात क्या होगा, द्वितीयानुपात क्या होगा, यहाँ पे लिखे हैं द्वितीयानुपात क्या होगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगर हम ये कहें, अगर हम ये कहें 25 625 फिर 125 का प्रथमानुपात क्या है, का प्रथमानुपात क्या है। उसी तरीके से अगर हम ये कहें, जैसे अगर कहीं दिया हो, जैसे हम ये कहें 60 180 300 का चतुर्थानुपात क्या होगा, चतुर्थानुपात क्या होगा। अगर इसको हमें फाइंड करना है, इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, आप देखिए, समझिए कंसंट्रेट होकर के। जैसे कहा जा रहा है कि 7 हो गया और 49 और फिर क्या दिया है 98, इसका कहा जा रहा है 7 49 और 98 का, इसका तृतीयानुपात फाइंड करना। इसका मतलब तृतीयानुपात कहाँ होगा, तीसरे नंबर पे होगा। अब तीसरे नंबर पे बात करें, जैसे 1 2 अब 3, तीसरा नंबर यहां आएगा, इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। जैसे कि खास तौर से मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ा रहा था तो वहां पे समझाया था कि मतलब हमेशा क्रम क्या होता है, परिभाषित होता है। कोई भी काम करेंगे क्रम को ध्यान में रखते हुए करेंगे। अगर हम गलत कर देते हैं तो क्वेश्चन हमारा क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। अब जैसे दिया है, अब यहाँ पे कहा गया है कि मध्य राशियों का जो गुणनफल होता है बाह्य राशियों के गुणनफल के बराबर होता है। तो 49 गुणे x हो गया, 7 गुणे 98 हो गया, 49 दूना 98, ये x बराबर क्या निकल गया, 14 के बराबर हो गया। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लें, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 5 है, 25 है, अगर 50 है, इसका कहा जा रहा है द्वितीयानुपात हमें फाइंड करना है। तो द्वितीयानुपात कहाँ होगा, स्वाभाविक है दूसरे नंबर पे होगा। अब दूसरे नंबर पे जब फाइंड करेंगे तो 1 2, बस द्वितीय दूसरे नंबर पे होगा। यहाँ पे हमने क्या मान लिया, x मान लिया। आपने क्या पढ़ा है, मध्य राशियों का गुणनफल बराबर बाह्य राशियों का गुणनफल, मतलब 25x बराबर 5 गुणे क्या हो गए, 50 हो गए, 25 दूना 50, x बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। x की वैल्यू कितना निकल गई, 10 के बराबर हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रथमानुपात यहाँ फाइंड करने की बात की जा रही है, प्रथमानुपात फाइंड करने की बात की जा रही है। जैसे क्या दिया है, 25 है, 625 है और फिर हमारा 125 है, इसका हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रथमानुपात फाइंड करना है। तो स्वाभाविक है अगर प्रथमानुपात की बात करेंगे तो प्रथमानुपात हमेशा कहाँ होगा, पहले स्थान पर होगा। अब पहले स्थान पे होगा, अगर पहले स्थान पे करेंगे तो जैसे कि 1 जहां से स्टार्ट होगा वहीं से x हो गया। आप देख रहे हैं कि ये 4 राशियां हो गई, तो यहाँ समानुपात की बात हम कर सकते हैं। ऐसे केसेज में क्या करेंगे, बाह्य राशियों का गुणनफल बराबर क्या हो गया, मध्य राशियों का गुणनफल। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो बाह्य राशियां क्या है,
ये 125 x बराबर 25 गुणे 600 क्या आ गया, 25 आ गया। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 पचे 125 और 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25, ये x बराबर कितना आ गया, 125 के बराबर हो गया। क्योंकि इसमें अगर भाग देंगे, ये 125 है तो 25 पचे 125, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे और 25 से 25 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पर 5 ही बचा है तो क्या, 125 के बराबर हो गया। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें कहा जा रहा है चतुर्थानुपात फाइंड करना है। मतलब चतुर्थानुपात कहाँ होगा, सबसे बाद में होगा। जैसे 60 हो गया, 180 हो गया, 300 हो गया, इसी का हमें चतुर्थानुपात फाइंड करना है तो कहाँ, चौथे जगह पे होगा। जैसे 1 2 3 और ये क्या हो गया, 4, चौथे स्थान पे हमने लिख दिया। ये हमारा चतुर्थानुपात हो गया। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, आप देख रहे हैं कि सारी चीजें क्रम में है। बाह्य राशियों का गुणनफल बराबर मध्य राशियों का गुणनफल। 60x बराबर 180 गुणे 300 हो गया, 60 पचे 300 हो गया, और 18 पचे कितना आ गया, 18 पचे 90 हो गया, फिर जीरो। x की वैल्यू हमने क्या निकाल लिया, 900 के बराबर हो गया। मतलब कि यहाँ पे बाह्य राशियां 60 गुणे x हो गया, मध्य राशियां 180 गुणे 300 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 60 पचे 300 और 180 गुणे 5 करेंगे, 900 के बराबर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं कि आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कहीं से कोई कठिनाई हो, किसी प्रकार का सुझाव देना चाह रहे हैं तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपका कमेंट पढ़ें और जो भी सहयोग करने के लायक हो उसका हम सहयोग करें। आप सभी लोगों को हमारे चैनल पे आकर के वीडियो को देखने के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।